हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 10। ये सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 जो है एनआईएस बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम संयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के विषय में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के हों, 11वीं 12वीं के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उन्होंने सोशियोलॉजी ले रखा है तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में जो है हम सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार जो है समाज में संयोग और जो है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष सदैव चलती रहती है। उस पर एनालाइज करेंगे और उस पर विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब चैप्टर स्टार्ट होगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक अंतक्रियाओं के रूप में सामाजिक प्रक्रिया। देखिए, ये टॉपिक जो है कई मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें सामाजिक अंतक्रियाओं के रूप में सामाजिक प्रक्रियाओं के विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अंतक्रियाएं क्या होती है और सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है। सामाजिक प्रक्रिया का एक विस्तृत आशय होती है यह कि उन घटनाओं से मिलकर बनती है जो भूतकाल में घटित हुई हो। यानी भूतकाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यह जो है परंपराओं, रूढ़ियों, नैतिक आदर्शों तथा मूल्य प्रवृत्तियों पर भी आधारित होती है। ये प्राकृतिक से जटिल और अचेत हो सकती है। देखिए, यह प्राकृतिक से जटिल और अचेत हो सकती है, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि सामाजिक अंतक्रियाएं एक मूर्त यानी परंपरा, आदान प्रदान एवं आधारित वास्तविक तथा सामाजिक संपर्क पर निर्भर करता है कि सामाजिक संपर्क कैसा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है, क्योंकि आदान प्रदान पर आधारित यानी एक दूसरे को लेन देन पे ये आधारित होती है। तो अंतक्रियाओं का मतलब ही होता है आदान प्रदान, लेन देन। तो समाज में अगर व्यक्ति रहता है तो आदान प्रदान जो है चलती ही रहती है। कहते हैं सामाजिक प्रक्रिया जो है मानव समूह के जीवन में विभिन्न परिवर्तन से संबंधित भी होती है। यह अंतक्रियाओं की जो है प्राकृति पर अवलंबित होती है, जिसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक पहलू सम्मिलित हो सकती है। अंतक्रियाओं का संबंध एक अन्य क्रिया के अनुक्रिया में किए गए कार्य या क्रिया से हो सकती है। जब अंतक्रियाओं के जो है पुनरावर्तित होती है तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया बन जाती है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जिसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक पहलू सम्मिलित हो सकते हैं। यानी सामाजिक प्रक्रिया में सारी कुछ जो होती है इसी के अंतर्गत आती है। कहते हैं अंतक्रिया का संबंध एक अन्य क्रिया अनुक्रिया से किया गया जो कार्य से हो सकता है, तो ये सारे इन्हीं के अंतर्गत आता है। कहते हैं जब एक पति पत्नी प्रेम, आत्मिक और सहानुभूति के कारण परस्पर सहायता करते हैं तो यह क्रिया संयोग का स्वरूप जो है स्वरूप धारण कर लेती है तथा वह एक सामाजिक प्रक्रिया हो जाती है। यानी कहते हैं प्रेम, आत्मीयता, सहानुभूति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसकी वजह से जो है आपस में सामाजिक प्रक्रियाएं हो सकती है। कहते हैं सामाजिक अंतक्रियाएं तथा सामाजिक प्रक्रियाएं अंत संबंधित होती है और एक व्यक्ति दूसरे से जो है बिना नहीं रह सकता। यानी इसके बिना एक दूसरे से व्यक्ति नहीं रह सकता अलग। इस प्रकार सामाजिक प्रक्रियाओं का अर्थ होता है व्यक्तियों या समूह के मध्य विभिन्न प्रकार के अंतक्रियाएं, जिसमें सहयोग, संघर्ष, सामाजिक विभेदन तथा एकीकरण, विकास, बंधन एवं अवनित भी शामिल हो सकता है। यानी इन सभी बातों को जो है यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक प्रक्रिया
एक वह तरीका या पद्धति है जिसमें एक समूह के सदस्यों के संबंध जब एक बार परस्पर प्रकट हो जाते हैं तो वे विशिष्ट एवं पृथक पहचान एवं विशेषता धारण कर लेते हैं। यानी इसका जो है एक विशिष्ट बन जाता है, जो कि बहुत जरूरी बात है। यदि बात यहाँ पर करें सामाजिक अंतक्रियाओं का, जो सामाजिक प्रक्रिया से अलग पहचान रखती है, तो मूलतः वास्तविक तथा वार्तालाप सामाजिक संपर्क तथा आपसी संबंधों पर आधारित होती है। आपसी प्रभावों की एक प्रणाली में एक साथ बंधे हुए एक सामाजिक सदस्यों के परस्पर अंतक्रियाएं सामाजिक अंतक्रिया कहलाती है। यानी ये सामाजिक अंतक्रियाओं के अंतर्गत आता है। अधिकतर ये जो है समकालिक परिस्थितियों में संबंधित होते हैं और इस तरह से साकार, ठोस एवं वास्तविक समझे जाते हैं। यानी ये सारे चीज़ें जो होती है वास्तविकता में होती है और ये आपसी में जो है संबंध अंतक्रियाएं होती रहती है। इस भांति सामाजिक अंतक्रिया एक जटिल क्रिया है और यह मानव अंतक्रियाओं के तीन बड़े स्वरूप संयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से मिलकर सदैव बनते हैं। उसके पश्चात है सहयोग। कहते सहयोग का सामान्य रूप से अर्थ होता है एक सामान्य उद्देश्य के लिए मिलकर काम करना। क्या आपने अपने गांव में या पड़ोस में लोगों के परस्पर व्यवहारों की और उस समय ध्यान दिया है जब वो सामुदायिक जो है उत्सव जैसे क्रिसमस, दुर्गा पूजा, गुरु पर्व, ईद, जन्माष्टमी और रामलीला आदि आयोजन करते हैं? आपने आसपास या लोगों को से कुछ घर या दुकान या जाकर चंदा इकट्ठा करते हुए जरूर देखा होगा। ये जनरली बात है जो आपको आए दिन देखने को मिलता है। ये सारा चंदा एक जगह इकट्ठा किया जाता है तथा उत्सव समिति के सदस्य इस राशि को खर्च करने का तरीका तय करते हैं। यदि हर स्तर पर जो सदस्य सहयोगी नहीं देते हैं तो ऐसे उत्सव का मनाया जाना भी संभव नहीं होगा। उत्सव स्थल की सजावट तथा पूजा के रीति रिवाज का पवित्र ढंग से मनाया जाना आदि परंपरा संयोग के ही उदाहरण है। ऐसा संयोग एक नियमित की क्रियाकलाप जो हर साल होती है। स्वयं सेवक और संगठन लोग चाहे साल दर साल बदलते ही रहते हैं, पर ऐसे कार्य मनाया जाना निरंतर चलता ही रहता है। यानी ये सारी बात जो है संयोग के अंतर्गत आता है। संयोग का अर्थ ही होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं। जब तक दूसरे व्यक्ति सहयोग नहीं देंगे वो चलना संभव नहीं है, यानी उसको आगे बढ़ना संभव नहीं है। जैसा कि इस चित्र से भी आपको समझ में आ जाएगा कि सामाजिक क्रियाकलापों के लिए राशि एकत्र करते हुए लोग दिखाए गए हैं कि इसमें दुर्गा पूजा और यहाँ पर भी आपको देख सकते हो दुर्गा पूजा के लिए लोग बच्चे जो है धनराशि इकट्ठा कर रहे हैं और इससे जो है सहयोग कहते हैं। यानी यही सहयोग से जो होता है कोई भी अनुष्ठान किया जाना संभव हो पाता है। उसके पश्चात आता है संयोग के प्रकार। संयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह के हो सकते हैं। यानी संयोग जो हो सकते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह के हो सकते हैं। जब लोग मिलकर एक ही कार्य साथ साथ करते हैं, जैसे प्रार्थना करना, पूजा, खेती, पत्थरों को ढेर को हटाना या कीचड़ से मोटर गाड़ी या कार को बाहर करने हेतु धक्का देना आदि का सहयोग प्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है। ये सारे सहयोग के अंतर्गत ही आता है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहयोग देता है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष सहयोग तब लिया जाता है जब लोग ही एक लक्ष्य के लिए असामान्य कार्य भी करते हैं। प्रत्येक अपना विशिष्ट ढंग का कार्य या भूमिका पूरी करते हैं। उदाहरण के लिए जब घर बनाने के लिए बढ़ाई, प्लम्बर, राजमिस्त्री, वास्तुविद और जो है अकुशल मजदूर साथ साथ काम करते हैं, तो इस प्रकार हर व्यक्ति का संयोग विशेष प्रकार के ज्ञान का कुशलता पर आधारित होती है। यानी इसको बनाने के लिए हर व्यक्ति का ज्ञान का जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है और उसकी कुशलता जो यानी कार्य कुशलता पर भी उस पर लगाया जाता है। वर्तमान समाज में व्यक्तियों को प्रत्यक्ष सहयोग की स्थिति का जो है एकाधिकार सामान्य तकनीक उन्नति की विशेषज्ञता पुण्य भूमिकाओं के कारण करना पड़ रहा है। सहयोग तीन प्रकार के हो सकते हैं: प्राथमिक सहयोग, द्वितीय समूह और क्षेत्रीय सहयोग। हर परिवार तथा मित्रों के द्वारा किया गया सहयोग प्राथमिक सहयोग कहलाता है, जहां लोगों के परस्पर आमने सामने प्रत्येक संबंध को चुना होता है और इस स्थिति में व्यक्ति की रुचि प्राथमिक समूह के साथ मिल जाती है। दूसरे सहयोग जो है द्वितीय समूह में पाया जाता है, जैसे सरकार, औद्योगिक प्रतिष्ठान, स्वयं सेवी संस्था तथा ट्रेड यूनियन आदि, जहां लोग कुछ निश्चित स्वार्थ और रुचि के अनुसार ही सहयोग करते हैं। कहते हैं अगर क्षेत्रीय सहयोग वहाँ पाया जाता है जहाँ व्यक्ति या मानव समूह एक दूसरे से जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं या साथ साथ हो जाते हैं और एक दूसरे को विशेष उद्देश्य से सहयोग देते हैं। उदाहरण के लिए विशेष राजनीतिक दलों के मध्य कुछ अवधि के लिए परस्पर सहयोग बन जाता है। सहयोग एक ऐसी प्रक्रिया है
जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए अत्यंत अनिवार्य माना गया है और ये महत्वपूर्ण भी है। यद्यपि यह संयोग एक सहगामी सामाजिक क्रियाओं के रूप में भी जाना समझा जाता है। यह एक सार्वभौमिक घटक है। यदि हमें समाज को एक सदस्य की तरह रहना है जो हम संयोग के बिना कुछ नहीं कर सकते। संयोग सामाजिक अंतक्रियाओं के लक्ष्य संचेत प्रकार है और इसमें दो तत्व सम्मिलित होती है, सामान्य लक्ष्य उद्देश्य और दूसरा जो होता है संगठित प्रयास। यानी सामान्य लक्ष्य उद्देश्य होना बहुत जरूरी है और संगठित सभी प्रयास जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। कहते हैं सभी व्यक्तियों का एक जो होता है सामान्य उद्देश्य है, जैसे उत्सव का मनाया जाना। उत्सव मनाना सभी व्यक्तियों का उद्देश्य होता है, पर यह वे तभी कर सकते हैं जब सभी सदस्य संगठित तरीके से एक दूसरे का सहयोग दें। उदाहरण परिवार, समुदाय तथा राष्ट्र। परिवार के लोग परस्पर आर्थिक जो है सर्वेगात्मक यानी भावनात्मक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। यदि परिवार की कोई सदस्य बीमार हो जाए या किसी कारण से मानसिक तनाव में आ जाए तो घर के अन्य सभी लोग अपने संपूर्ण कार्य छोड़कर बीमार व्यक्तियों की और विशेष ध्यान देने लग जाते हैं। यदि एक व्यक्ति डॉक्टर से समय लेने और बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास ले जाना, दवाई लाने आदि में व्यस्त हो जाते हैं, दूसरे जो लोग उसके लिए निर्धारित खाने की जो है वस्तु तैयार करने तथा बीमार व्यक्तियों के साथ रहकर वांछनीय चीज़ें देने रहने में लग जाते हैं। यह घर के सदस्य के संयोग का परिणाम ही होता है और परेशानी में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने कष्ट से क्षण में परिस्थितियों के साथ जो है तालमेल बिठाकर ठीक हो जाता है। तो ये संयोग की भावना होती है जहाँ पर परिवार में हर व्यक्ति ने संयोग जो है स्थापित करने की कोशिश किया है। कहते हैं यदि पारिवारिक परिवेश में केवल मुसीबत के समय ही सहयोग दिया जाना आवश्यक नहीं समझा जाता है, अतुल दैनिक जीवन में भी घर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग के कार्य निपटाया जाए तो काफ़ी उचित होगा। कहते हैं जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना, अन्य स्रोत से ईंधन लाना, आटा दाल पिसवाना, दलवाना, सब्जी खरीदना, भोजन पकाना, बच्चों के देखभाल करना, जो है पालतू जानवरों की देखभाल करना, पौधों को पानी देना, पानी लाना, भर कर रखना आदि कार्य आसानी से तभी संभव हो पाते हैं जब परिवार के लोग दैनिक रूप से परस्पर सहयोग करते हों। श्रम के विभाजन का निहित सिद्धांत ही इस प्रकार के सहयोग को सफल बना पाता है। यदि बात करें यहाँ पर हम प्रतिस्पर्धा का, तो प्रतिस्पर्धा जो होती है एक प्रकार की अंतक्रियाएं होती है और यह उन व्यक्तियों और मानव समूहों के मध्य एक द्वंद्व का स्वरूप भी होती है जो आवश्यक नहीं है कि आपस में संपर्क तथा विचार विमर्श से जुड़े हुए ही हों। फिर भी प्रतिस्पर्धा जो है व्यक्ति और मानव समूहों के मध्य अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति या संतुष्टि के लिए की गई अवैधानिक तथा अचेत द्वंद्व होती है। यह सीमित पूर्ति के कारण ही होती है जो सभी को सुलभ नहीं हो सकती है। यानी प्रतिस्पर्धा जो होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है जो चलती ही रहती है समाज में। कहते हैं प्रतिस्पर्धा आर्थिक परिस्थिति प्राप्त करने के लक्ष्य से है या सामाजिक स्थान प्राप्त करने के लिए एक द्वंद्व होती है। व्यक्ति या मानव समूहों के जो है परिस्थिति एक सामाजिक व्यवस्था का है पद्धति में है कई संकेतकों से निर्धारित होती है, जैसे आमदनी, संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक शक्ति, शिक्षा आदि। प्रतिस्पर्धा उस विशेष वस्तु का प्राप्त करने के लिए एक जो है प्रतियोगिता के स्वरूप में परिभाषित होती है जो मांग की पूर्ति के लिए उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। प्रतिस्पर्धा जो एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित रखती है जिसमें व्यक्ति और समूह उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं जो न्यून मात्रा में होती है, जैसे सामान्य खाद्य सामग्री, सेवाएं, सामाजिक स्थान, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक तथा व्यावसायिक अवसर। इन वस्तुओं को अनेक जो है ग्राहक होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति इन वस्तुओं को लेना चाहता है, पर यह तो बहुत ही थोड़ी है। कम संख्या वाली वस्तुओं को जो है सुलभ कराने के लिए अपने सभी सदस्यों के सामान्य अवसर प्रदान करने में विश्वास भी रखते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें बात यही आता है कि प्रतिस्पर्धा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी ये सामाजिक प्रक्रिया है जो औपचारिक संस्थानिक परिवेश में अंतक्रियात्मक प्रक्रिया की विशेषता बताती है। उदाहरण के लिए कॉलेज और स्कूल में विद्यार्थी गण एक दूसरे के साथ उच्चतम अंक तथा सर्वोच्च स्थान प्राप्त पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, यानी संघर्ष चलता रहता है। वो खेल कूद, वाद विवाद तथा व्याख्या
जो है मामलों, निबंध लेखन, ड्रामा, पेंटिंग और प्रदर्शनी विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिस्पर्धा करते ही रहते हैं। इन सभी प्रतिस्पर्धा को विशेष नियम होते हैं और इन नियम का पालन भी करते हुए जो व्यक्ति सबसे अच्छी उपलब्धि हासिल करता है वही प्रतिस्पर्धा में विजय होती है और इसे पुरस्कार प्राप्त होता है। जो कि जनरल सी बात है, कहते हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको ही जो है इस प्रतिस्पर्धा से आगे जो है उनको पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया को निम्नलिखित दो उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है। क्या आपने कभी उन विभिन्न परीक्षार्थियों में बैठने का सोचा है जो व्यक्ति विभिन्न सेवाएं जैसे बैंक, रेलवे, फौज, सिविल सेवाओं के लिए भर्ती करती है? ये नौकरियां बहुत सारा सम्मान और आदर भी प्रदान करते हैं किंतु संख्या में बहुत ही कम होती है। कहते हैं भर्ती की प्रक्रिया की एक क्रिया विधि होती है जो चुनाव और छांटने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए संघ लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य जो एलाइडो सेवाओं के लिए परीक्षा संचालित करती है। इस परीक्षा का उद्देश्य जो होता है, प्रमुख उद्देश्य कुछ प्रत्याशियों के बहुत बड़े समूह से जो है प्रत्याशी का चुनाव होना होता है ताकि चुने हुए व्यक्ति के जो है मुख्य परीक्षा में बैठ सके। इन परीक्षाओं में जो है प्रतिस्पर्धा होने कुछ जो है निश्चित नियम होते हैं जैसे कम से कम वांछनीय योग्यता, इच्छुक विषय का जो है मिलना या तालमेल, परीक्षा के मध्यस्थ के रूप में निश्चित भाषा का चुनाव, आयु सीमा आदि पूरे करने पर जो है अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकता है। और इन परीक्षाओं में जो है प्रविष्ट होने वाले जो है अभ्यर्थी को इस नियम का पालन भी करना होता है। दूसरे शब्दों में उन्हें अन्य व्यक्तियों के साथ इस नियम के दायरे में रहकर प्रतिस्पर्धा में आना होता है। ऐसी प्रतिस्पर्धा समाज की जो है अलव प्रतिष्ठा और सम्मान पदों या स्थानों पर नियुक्त होने हेतु उपयुक्त जो है उम्मीदवारों के चुनाव कर नियुक्ति की अनुशंसा भी करते हैं। जैसे देखा जाए तो नगर निगम जो होते हैं, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्र की लोकसभा के चुनाव भी एक सामाजिक प्रक्रिया ही है जो प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित होते हैं। और इन चुनावों के लिए भी जो है विशिष्ट नियम जैसे नामांकन पत्र दाखिल करना, नामांकन वापस करना, चुनाव प्रचार हेतु आचार संहिता तथा अन्य इसी तरह के अन्य नियम भी होते हैं। प्रतियोगी जो है उम्मीदवारों को एक चुनावी दायरे में चुनाव के नियम का पालन भी करना होता है, अन्यथा उनके अयोग्य उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। कहते हैं प्रतिस्पर्धा सामाजिक द्वंद्व का जो है मूलभूत प्रकार है और यह द्वंद्व तब उत्पन्न होती है जब मांग ज़्यादा और पूर्ति बहुत कम होती है। प्रतिस्पर्धा एक बुनियादी सिद्धांत है। कभी कभी पूरा न होने वाली इच्छाएं वाली जनसंख्या और स्थिर अपर्याप्त स्रोतों का है जगत। यानी उदाहरण हमारे समाज में जो है नौकरी खोजने वाले लोग नौकरियों की संख्या को अनुपात में बहुत अधिक होते हैं। अंतःप्राय स्थानों के लिए जो है प्रतिस्पर्धा होती रहती है। जो लोग पहले से ही सेवा में हैं उनमें है और अच्छी स्थिति, पद तथा तरक्की पाने की प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। प्रतिस्पर्धा केवल रोजी रोटी के ही लिए नहीं है, अतुल विलासता, शक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, नाम तथा यश आदि के लिए भी होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्पर्धा होती क्या है। प्रतिस्पर्धा सिर्फ ये नहीं होता कि आप बेस्ट से बेस्ट बन जाओ, इसमें आपको विलासता, शक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, नाम, यश, इन सब के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी होती है। अब बात आती है प्रतिस्पर्धा की विशेषता क्या होती है। तो पहली विशेषता तो यही आता है कि प्रतिस्पर्धा एक व्यक्तित्व संघर्ष है। यानी प्रतिस्पर्धा कभी वैश्विक या निजी नहीं होती है। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार प्रतिस्पर्धा सामाजिक संपर्क के बिना अंतक्रियाओं से संबंधित हो जाती है। यह प्रत्यक्ष रूप में किसी व्यक्ति या मानव समूह के प्रति प्राय निर्देश नहीं होती है अथवा इसी किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं होता है। यानी ये स्वयं में ही स्वरूप रूप धारण कर लेता है। दूसरी बात यही आती है कि प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से एक अचेत क्रिया है, पर समय समय पर सचेत प्रतिस्पर्धा भी घटित हो उठती है। जब कभी प्रतिस्पर्धाएं जो है प्रतिस्पर्धर्मियों विषय के अन्य प्रतिस्पर्धियों को और अपनी रुचि बदल लेती है तो यह प्रतिद्वंदिता या व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा बन जाती है। व्यक्तिगत स्पर्श और प्रतिद्वंदिता एक अचेत क्रियाएं हो सकती है। बात यदि करें हम थर्ड पॉइंट की तो इसमें कहते हैं प्रतिस्पर्धा जो है सार्वभौमिक होती है। यानी कोई भी समाज में प्रतिस्पर्धा रहित नहीं होता है, फिर भी प्रतिस्पर्धा एक परिणाम, मात्रा और विभिन्न जो है समाजों में विभिन्न हो सकती है। सभी ज्ञात मानव जो है समाजों में, संस्कृतियों में प्रतिस्पर्धा सदैव ही मिलती है। यानी ये जो है सार्वभौमिक है, हर जगह ये आपको देखने को मिल सकती है। कहते हैं प्रतिस्पर्धा उन्नति की जो है प्रेरक समझी जाती है। उचित प्रतिस्पर्धा आर्थिक के साथ साथ सामाजिक प्रगति के भी प्रेरक होती है। यहाँ तक कि यह
सामान्य कल्याण के लिए भी प्रेरक होता है, क्योंकि यह व्यक्तियों और समूहों को अच्छे से अच्छे प्रयास करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित भी करती है। इसलिए कुछ समाजशास्त्रियों ने प्रतिस्पर्धा को आधुनिक सभ्यता का आवश्यक लक्षण माना है। प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों के नए अनुभव और पहचान बनाने की उनकी अभिलाषा को संतृप्त कर सकने के लिए बेहतर अवसर सदैव प्रदान करती है। कहते हैं कभी कभी प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों और समूह दोनों के लिए दोषपूर्ण हो सकती है। यह भावनात्मक, संज्ञानात्मक जो अंश अशांति पैदा भी कर सकती है। अनुचित प्रतिस्पर्धा के प्रभाव सर्वाधिक जो है बिखरा पूर्ण हो सकते हैं। संयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों दैनिक जीवन में सबसे अधिक सामाजिक अंतक्रियाओं को जो है रेखांकित करने वाले तत्व निर्मित करते हैं। कोई भी समाज ना तो अन्याय रूप से जो है प्रतिस्पर्धी होते हैं और न ही अनन्य रूप से संयोगी ही होती हैं। प्रतिस्पर्धा संयोगी एवं असंयोगी दोनों प्रकार की सामाजिक क्रियाओं से संबंधित होती है। यहाँ पर हमारा आता है संघर्ष। संघर्ष जो है, संघर्ष सामाजिक प्रक्रियाओं के एक अन्य प्रकार के विरोधों की प्रक्रिया होती है। यानी संघर्ष जो होती है समाज में बनी रहती है। ये सदैव ही देखने को मिलता है, क्योंकि विरोध की प्रक्रिया होती है। यानी कोई गलत हो रहा होता है, उसको हम विरोध करते हैं। यह प्रत्येक समाज या समाज प्रणाली में अनहित होती है और अभिव्यक्तियों जो व्यवहार और और समाज दूरियों में जो है प्रतिबंधित होती है। संघर्ष की प्रक्रियाएं कहते तब उचित होती है जब एक समूह के प्रतिमान और जो है जीवन मूल्य दूसरे समूह के प्रतिमान और जीवन मूल्य से टकराते हैं। यह तब एक समूह अपने स्वयं के जीवन मूल्य तथा उद्देश्य के लिए दूसरे से संघर्ष जो है द्वंद्व करते रहते हैं। कभी कभी संघर्ष तब स्पष्ट दिखाई देने लगती है जब एक व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्य को पूरा करने की चेष्टा इस तरह से करते हैं कि उन्हें उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हुए दूसरे लोगों का बाधा पहुंचता है। यानी दूसरे लोगों को क्या करते हैं, ये बाधा पहुंचाते हैं, दूसरे लोगों को जो है कष्ट पहुंचाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो संघर्ष की प्रक्रिया में घृणा, दुश्मनी, विरोध, अस्वभाव, अवमानना, बैर, नफरत, प्रतिद्वंद्विता तथा तनाव आदि सम्मिलित होती है। इस सभी की जो है अभिव्यक्त अनेक हठपूर्ण कथनों के साथ क्रियाकलापों में भी पाई जाती है, जैसे कि सामाजिक दूरी बनाए रखना, परंपरा भोजन के नियम आदि। इसी तरह अन्य मसलों पर संघर्ष जो है व्यक्तियों के विरोध करने, झगड़ा, हाथापाई और बैर कहते असहमति तथा मुकदमा डालने आदि की ओर से भी जाता है। और इस तरह जो है समाज साजिशों द्वारा संघर्ष एक जो है सहयोग पैदा करने वाली सामाजिक प्रक्रिया मानी जा सकती है। कहते हैं प्रतिस्पर्धा में नियमों का पालन किया जाता है, परंतु संघर्ष में प्राथमिक रूप से कोई नियम नहीं होता है। कहते हैं संघर्षपूर्ण स्थिति तब पैदा हो जाती है जब आपसी व्यवहार में लोगों के व्यक्तिगत अथवा समूह के परस्पर स्वार्थ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कहते हैं दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली संघर्ष को सर्वाधिक सामान्य उदाहरण पिता की मृत्यु के बाद भाइयों में जायदाद के बंटवारों को लेकर संघर्ष, गांव की दो जातियों और समूहों में संघर्ष, स्थानीय सतह पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों या दलों का संघर्ष आदि सम्मिलित होती है। कहते हैं संघर्ष जीवन का एक मेन पार्ट होता है, जहाँ पर हर जगह संघर्ष होता है। किसी को दौलत चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को ज़मीन चाहिए, किसी को जायदाद चाहिए। इसमें सदैव ही संघर्ष लगा ही रहता है। हर व्यक्ति जो है कुछ पाने की इच्छा रखता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ अधिक पा लेना भी कहते हैं ना जीवन की कठिनाई को ही जन्म देती है। कहते हैं जो जिसके पास जितना है उतने में संतुष्ट रखने की कोशिश करना चाहिए खुद को, क्योंकि जितने आप अपने आप को जो है विस्तृत बनाने की कोशिश करोगे उतना ही आपको तकलीफ बढ़ता ही चला जाएगा। कहते हैं पहले समाजशास्त्री संघर्ष को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि प्रारंभिक रूप से यह एक क्रिया जो है असामाजिक क्रिया होने के संदेश देती है, क्योंकि संघर्ष ही एक असामाजिक क्रियाएं की तरह ही देखा जा सकता है। बाद में यह ध्यान में आया कि संघर्ष कोई शारीरिक रोग जैसी बात नहीं है। कभी कभी जो है संघर्ष से बहुत से महत्वपूर्ण कार्य भी होते हैं। संघर्ष के द्वारा भी समाज के लिए अनेक सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला है। कम से कम इसमें जो है अंत विरोधी जो विविधतापूर्ण विचार तथा नए बातों का तर्क सामने आते जरूर है। और संघर्ष ही समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक उपकरण कार्य भी करता है। यानी संघर्ष के कारण ही समाज में जो है सदैव बदलाव होती रहती है। कहते हैं संघर्ष में दूसरे लोगों की इच्छा के विरुद्ध जानबूझकर विरोध, आग्रह अथवा जबरदस्ती करने की कोशिश होती है। एक प्रक्रिया के रूप में संघर्ष सहयोग का विरोधी होता है और संघर्ष में सहमति, उत्पाद तथा शांति के लिए सदैव खतरा पैदा करता है। कहते हैं अगला पॉइंट पे बात करते हैं संघर्ष के गुण और दोष क्या हो सकते हैं। कहते हैं संघर्ष के कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी देखने को मिल सकता है।
संघर्ष की प्राकृतिक हर समाज में अलग अलग तरह की होती है, किंतु यह सभी समाजों में पाया जाता है। यद्यपि संघर्ष सार्वभौमिक होती है, फिर भी कोई भी समाज हमेशा जो है संघर्ष नहीं होती है, यानी समाज में सदैव संघर्ष नहीं होती है, यानी ये सार्वभौमिक होती है। संघर्ष एक सचेत क्रिया है जिसमें संलग्न लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर एक दूसरे से विरोध करते हैं, यानी उनका सिर्फ यही महत्व होता है कि अपना कार्य कैसे सिद्ध करें, अपना कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा कैसे करें। इसी से वो सदैव जो है संघर्ष करने के लिए तड़पते रहते हैं, क्योंकि उनको जो स्टेटस चाहिए, उनको पद चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको ज़मीन चाहिए, जायदाद चाहिए, इसलिए सदैव जो है वो संघर्ष करने के लिए जानबूझकर लगे रहते हैं। कहते हैं मूल रूप से संघर्ष एक व्यक्तिगत क्रिया होती है, समय समय पर यह और अधिक बल प्राप्त कर लेता है तथा इसमें अनेक लोग शामिल हो जाते हैं। ऐसे मामलों में यह एक सामाजिक समूह के स्तर पर प्रकट होने लगता है या इनमें संपूर्ण समाज भी शामिल हो सकता है। कहते हैं संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कभी कभी दिखाई भी देती है, यह निरंतर प्रक्रिया नहीं है। उदाहरण, एक गांव में दो विरोधी समूहों के बीच एक संघर्ष एक उपद्रव्य रूप धारण कर सकता है और उसके बाद वही शांति स्थापित भी हो सकती है जो इस संघर्ष से पहले थी। अंततः संघर्ष में सदा ही निरंतरता का अभाव होती ही रहती है। संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन सदैव आता रहता है और संघर्षपूर्ण विचार और परंपरा पूर्ण जो है विरोधी विचारधारा सामाजिक परिवर्तन के पूर्व शर्त होती है। यदि एक समाज सदा एक रस और शांति अवस्था में रहेगा तो वह तब तक स्थिर बना रहेगा जब तक उसमें सामाजिक विषमता और असंतुलित नहीं आएगा। संघर्ष विषमताओं की अभिव्यक्त होता है। कहते हैं समाजशास्त्री संघर्ष का उद्यम व्यक्तियों का जो है मानव समूह के बीच विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संबंधों में निहित मानते थे। ऐसे संबंधों में जो है अंतर्निहित असमानता और विविधता होती ही रहती है। इस भांति सामाजिक संघर्ष की जो उत्पत्ति का मूल्य आधार असमानता ही है। एक व्यक्ति अथवा एक समूह के स्तर पर व्याप्त जो है संबंधों को समझ या पूर्णता वंचित करने की स्थिति संघर्ष के उद्गम और उत्पत्ति का प्रमुख तत्व है। संघर्षरत दल इस बात को समझते हैं कि एक दूसरे से विरोधी दल के संघर्ष कर रहे हैं और यदि जानकारी संघर्ष जारी रखने के लिए आवश्यक होती है तो समाजशास्त्री मानव की नैतिक प्रकृति के संघर्ष के प्रमुख स्रोत के रूप में स्वीकृति नहीं देते हैं, अथवा उनके अनुसार आदमी प्रकृति से ही लड़ाकू नहीं होता है, यानी आदमी जो होता है स्वभाव से लड़ाकू नहीं होता है, लेकिन उसको परिस्थिति जो है ऐसा बना दिया जाता है जब वो झगड़ालू किस्म का बन जाता है। दूसरी ओर असामान्य असंतुलित सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संबंध रखने की प्रवृत्ति को सामाजिक संघर्ष का मूल्य कारण बन जाता है। अब यदि बात करें संघर्ष के प्रकार के, तो संघर्ष के प्रकार अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ये युद्ध भी हो सकता है और पारिवारिक कलह भी हो सकती है, यहाँ तक कि मुकदमा भी हो सकता है और अव्यक्तित्व विचारों का संघर्ष भी हो सकता है, यानी युद्ध सामूहिक संघर्ष भी हो सकता है जिसमें हम जानते हैं कि मनुष्य में गहन असहमति की प्रवृत्ति या अविवेक के कारण युद्ध हो जाए करते हैं। पारिवारिक कलह या झगड़े एक से दूसरे समूह द्वारा आरोपित भी किया जा सकता है। कहते अन्य प्रकार के कारण जो है घटित हो सकती है, जो है मुकदमाबाजी कोर्ट कचहरी में दायर प्रकरणों से संबंधित होती है। किसी आदर्श के लिए व्यक्तियों द्वारा किया गया संघर्ष अव्यक्तित्व विचारों का संघर्ष होता है। कुछ समाज शास्त्रियों ने संघर्ष को बहुत से वर्गीकरण किए हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण संघर्षों के विचार यहाँ पर करेंगे। कहते हैं कि संघर्ष या तो प्रत्यक्ष यानी खुलापन या अप्रत्यक्ष हो सकती है। प्रत्यक्ष प्रकार के तो दिखाई देता है, किंतु अप्रत्यक्ष संघर्ष अदृश्य ही सदैव बना रहता है। संघर्ष या तो संगठित होती है या व्यक्तिगत होती है। ठीक है, संगठित संघर्ष समाज के समूह या दो समाजों के बीच घटित सदैव होती रहती है। कहते हैं सांप्रदायिक दंगे, राष्ट्र के पारंपरिक युद्ध, औद्योगिक मजदूरी की हड़तालें आदि जो है संगठित संघर्षों के कुछ उदाहरण हो सकते हैं। दूसरी ओर व्यक्तिगत संघर्ष व्यक्तियों के भीतर आपसी जलन, दोष, शत्रु, वैमनस्य और विश्वासघात के कारण भी घटित हो सकती है। तो ये जो है संगठित और व्यक्तिगत। संगठित में सभी जो आपको पता ही हो गया होगा कि ये जो है सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, ठीक है, पारंपरिक युद्ध हो सकता है, हड़तालें हो सकती है। और व्यक्तिगत में जलन, दोष, ईर्ष्या, बेईमानी, अविश्वासघात, ये सारे चीज़ इसके अंतर्गत आता है। कहते हैं संघर्ष जो है शुद्ध रूप से अस्थायी यानी अल्पकालिक हो सकता है अथवा स्थायी भी हो सकती है। व्यक्तियों के बीच जो है सड़क के किनारे, गांव की दुकान, शहर के बस आदि स्थानों पर छोटी छोटी जो है बातों पर उठे हुए संघर्ष या झगड़े
अल्पकालिक या अस्थायी अस्थायी संघर्ष के उदाहरण हो सकते हैं। ये संघर्ष बहुत ही समय तक नहीं चलते हैं, लोग पढ़ाई ने भूल जाते हैं और सामान्य जीवन जीने लग जाते हैं। दूसरी ओर गांव के दो विरोधी गुटों के बीच के संघर्ष या परंपरा वैमनस्य वाली दो जातियों के वंशों के बीच का संघर्ष यानी स्थायी संघर्ष के उदाहरण भी हो सकता है। इन मामलों में भी संघर्ष सदा और निरंतर चलती ही रहती है। ये काफ़ी लंबे समय तक चलते रहते हैं और कभी कभी कई पीढ़ियों तक भी बढ़ते चले जाते हैं। फिर भी शांति और सामाजिक सुधार के काल के बीच में आते रहते हैं, जिनके बाद घोर संघर्ष काल आ जाया करते हैं। उसके पश्चात है संयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष सामाजिक सतत के रूप में। यानी संयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की प्रक्रिया सभी प्रकार के सामाजिक अंतक्रियाओं के आधार ही होते हैं। परिस्थिति के आधार पर लोग एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं या परस्पर संघर्ष या झगड़ा कर सकते हैं। उदाहरण, नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करते हुए अभ्यर्थी साथ साथ मिलकर सहयोग पूर्वक परस्पर चर्चा करके नोट्स या अन्य पुस्तकें अदला बदली करके तैयार कर सकते हैं, या वो एक दूसरे से दोष कर सकते हैं या यहाँ तक कि अनुचित साधनों का उपयोग भी कर सकते हैं ताकि झगड़ा खड़ा हो जाए। यानी झगड़ा खड़ा करने का सबसे बड़ा यहाँ कारण बन जाता है। प्रतियोगी बालक परीक्षा में पुण्य सफलता प्राप्त करने के उपयुक्त अवसरों से वंचित भी रह जाता है। संपूर्ण विश्व के सभी समुदाय तथा समाजों में संयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष के स्वरूप सदैव ही पाया ही जाता है। ये परंपरा इस तरह बुने हुए हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग किया जाना कठिन है। इन प्रक्रियाओं के प्राकृतिक और सीमा विभिन्न स्थानीय, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं एवं स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु उनकी मौजूदगी सार्वभौमिक और समाज में सदा ही अस्थायी रहने वाली प्रवृत्तियां हैं। इसका अस्तित्व अनिवार्य भी है। तो इस तरह से हमारा ये संयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष चैप्टर ख़त्म हो रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था जिसको हमने बहुत बातें समझी। हमने ये भी जाना कि संयोग क्या होती है, प्रतिस्पर्धा क्या होती है और संघर्ष समाज में किस प्रकार बदल देता है। तो ये टॉपिक कई मायने में सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है जिनके पास सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट है और जिनमें ये पॉइंट है, यानी संयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। तो उनको देखिए, बस बच्चों, जो भी बच्चे इस सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, जो भी है, उनके साथ ये वीडियो का शेयर करना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि ये बातें समझ के, जान के वो अच्छा से अच्छा एग्जाम में कर सके। और ये माध्यम आप बन सकते हो और आपके थ्रू ही जो होगा त्रिपाठी सेंटर उन बच्चों तक पहुंचने के लिए अग्रसर होगा। और इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि आपने क्या करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना। इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाठी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप मेरे वीडियो का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाठी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाठी सेंटर बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस ये NIC बोर्ड के 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी त्रिपाठी स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।